जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के अपने पीवाईक्यू एक्सप्रेस का जो हमारा चैप्टर है, फोकस है, वो पार्लियामेंट पर है। संसद हम देखेंगे। अब संसद जो है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है अपने आप में। आप देखेंगे बहुत सारे 3-4 चैप्टर्स जो आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, उसके एक बराबर आपको सिर्फ संसद चैप्टर देखने को मिलता है। तो हम इसे 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी हम इसमें क्या करेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ आर्टिकल्स को रिवीजन फॉर्मेट में देखेंगे। यहाँ से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आपको कैसे रिवीजन की तरह नोट्स बनाना है, या फिर कैसे आपको 10-15 लाइन की चीज़ों को 2 से 3 लाइन में रखना है, रिवाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ संसद हमारा शुरू हो रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, संवैधानिक अनुच्छेद हैं, उन पे पहले नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, आर्टिकल 79 जो है, अनुच्छेद 79, वहाँ से शुरुआत होता है संसद का। तो यहाँ पर सीधा बात ये लिखा गया है कि एक संसद का गठन होना है अपने देश में। फिर आप अगले आर्टिकल पे जब फोकस करेंगे, आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 पे, तो वो ये बोलता है कि राज्यसभा का क्या संरचना होगा, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे, कैसे चुने जाएंगे, उनके बारे में हम अनुच्छेद 80 में जानते हैं। और ठीक उसके बाद जो 81वां अनुच्छेद है, आर्टिकल 81, उसमें हम लोकसभा के कंपोजिशन यानी कि लोकसभा के संरचना के बारे में जानेंगे, कितने मेंबर्स हैं, कैसे चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग चुने जाएंगे, ये सब चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। तो आर्टिकल 80 पे अगर आप अनुच्छेद 80 पर फोकस करेंगे, तो ये बोलता है कि राज्यसभा में 250 कुल सांसद होंगे, जिसमें से 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे, और 12 ऐसे सांसद होंगे राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे 4 फील्ड से। कौन कौन से फील्ड से? आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से 12 सांसद जो हैं वो मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 ये सांसद हो गए, 238 चुने हुए हो गए राज्यों के विधानमंडल के द्वारा यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा, और टोटल इनकी संख्या हो गई राज्यसभा में सांसदों की 250। ठीक उसी तरीके से जब आप आर्टिकल 81 पे फोकस करेंगे, तो उसमें भी ये बात बोली गई है कि लोकसभा की संरचना कैसी होगी, लोकसभा में कितने सांसद होंगे। तो साढ़े पहले आपके होते थे 552 टोटल सांसद होते थे, अभी हैं 550। ये 2 सांसद कौन से कम हुए अभी हम देखेंगे। तो 538 जो सांसद हैं वो राज्यों के द्वारा चुने जाएंगे। राज्य में हम आप जब वोट करते हैं, तो हम जिन सांसदों को चुनते हैं वैसे 538 चुने जाएंगे जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं, जैसे कि पौंडीचेरी है, दिल्ली है। इन सब केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक 20 सांसद चुने जाएंगे। तो कितने हो गए? 548। और उसके बाद आप देखेंगे 2 सांसद जो हैं वो हो जाते हैं आपके एंग्लो इंडियंस। ठीक है। अब बात यहाँ पर यह है कि 2 जो एंग्लो इंडियंस थे, ये 2 एंग्लो इंडियंस अब नॉमिनेट नहीं होते हैं। तो 550 तो हो गए पूरे ऐसे। ठीक है, 550, अगर आप ये 530 है, ये 530 और ये 520, 550 है, 538 नहीं है। ठीक है, तो 530 तो चुन लिए गए राज्यों द्वारा, 20 चुन लिए गए केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। तो कितने हो गए? 550। और 2 जो सांसद हैं ये नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियन की समुदाय, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन सन 2020 में 104वां संशोधन अधिनियम जो आया, संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में, इसने एंग्लो इंडियंस को जो 2 सीटें प्रतिनिधित्व के तौर पे दी जाती थी लोकसभा में, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब उसको वो जारी नहीं रख रहे हैं। तो इस तरीके से 2 सांसद अब कम दिखेंगे आपको जो एंग्लो इंडियन समुदाय से हमेशा मनोनीत किए जाते थे। तो 550 अब हमारे टोटल सांसद रहते हैं 552 की जगह पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बात और, हमारे पास जो वोटिंग का अधिकार है वो 1988 के पहले 21 साल की उम्र वालों के पास वोटिंग का अधिकार होता था। लेकिन सन 1988 में जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी कि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया, उसने फिर मतदान की जो आयु थी, जो मतदाताओं की जो आयु थी, यानी कि जो लोग वोट देते हैं उनकी जो उम्र है वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया है। तो आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र को पार कर चुका है, भारत का नागरिक है, वो वोट कर सकता है। तो ये कौन से अधिनियम से किया गया था बदलाव? ये 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। तो ये आप समझ गए होंगे। इसको कैसे रिवाइज करना है आगे देखते हैं। आर्टिकल 83 देखिए ये बताता है,
अनुच्छेद 83 कि संसद के दोनों जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी अवधि कितनी होगी, कितने समय के लिए इनका कार्यकाल होगा। जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया तो लोकसभा फिर कितने सालों के लिए उनका कार्यकाल होगा, तो वो 5 सालों के लिए होगा। और राज्यसभा कितने साल के लिए होगा, 6 साल के लिए होगा। लेकिन आपको ध्यान इस बात का देना है कि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि राज्यसभा 6 साल, यानी कि जो राज्यसभा के सांसद होंगे वो 6 सालों तक राज्यसभा के मेंबर होंगे। ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है। तो फिर ये कैसे हमें पता चलता है? संविधान ने ये संसद पे छोड़ दिया था कि आप कानून बनाइए और बताइए कि अगर राज्यसभा में कोई सांसद चुना जाता है तो उनका कितने समय के लिए वो सांसद बने रहेंगे राज्यसभा में। तो संसद ने, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और उसमें बताया गया कि जो भी व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बनता है तो राज्यसभा के सांसदों का जो कार्यकाल होगा वो कितने सालों तक मेंबर बने रहेंगे राज्यसभा के, कितने सालों तक सांसद रहेंगे राज्यसभा के, 6 साल के लिए। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85 किससे जुड़ा हुआ है? संसद के सत्र से जुड़ा हुआ है। अब संसद में गठन हो चुका है, चुनाव हो चुका है, अब कार्यवाही होगी, तो कब कब कौन सा सत्र कैसे चलेगा उसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है आर्टिकल 85 यानी कि अनुच्छेद 85 में। इसमें आपको एक शब्द देखने को मिलता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब स्थगन। तो जैसे आप सुनते होंगे कि संसद जो है वो एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई, 8 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि इतने समय के लिए या इतने दिनों के लिए, जब तक वो स्थगन है, वो संसद का सत्र नहीं चलेगा। संसद सत्र नहीं खत्म हुआ है, सिर्फ उतने दिनों की जो कार्यवाही है, जो कामकाज है, वो संसद का रुक जाता है। वो हम किस में देखते हैं? एडजर्नमेंट में देखते हैं, यानी कि स्थगन में देखते हैं। सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है प्रोरोगेशन, यानी कि सत्रावसान। देखिए, जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हम क्या कहते हैं? देहावसान हो गया। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं ना देहावसान हो गया, यानी कि उसने शरीर को छोड़ दिया। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है। अब मानसून सत्र अगर आपने प्रोरोग कर दिया तो मानसून सेशन खत्म हो जाएगा, यानी अब सारे सांसद जो हैं वो अगले सत्र में मिलेंगे। उस सांसद, अब वो जितने भी सांसद हैं अब उस सत्र में नहीं मिल सकते, क्योंकि वो सत्र जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो ये कब होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति, जाहिर सी बात है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसी के जो डिसीजन होते हैं, सिफारिशें होती हैं, उसी पे राष्ट्रपति कामकाज अपना करते हैं। तो प्रोरोगेशन में क्या होता है? राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं, मान लीजिए कि मानसून सेशन खत्म होता है, मानसून आपका जो सत्र है वो सिर्फ 15 दिनों के लिए चला, तो उसके बाद वो मानसून सत्र खत्म। उसके बाद एक होता है डिसोल्यूशन, यानी कि संसद का भंग करना। संसद का भंग करने का सिंपल मतलब ये है कि अब वो संसद जो चुनी गई थी, संसद जो लोकसभा की थी, वो खत्म कर दी गई। फिर से नया चुनाव करिए, फिर से नए सांसदों को चुनिए, और फिर से आप अपनी लोकसभा का गठन करिए और फिर उनकी कार्यवाही को आगे बढ़ाइए। तो ये फ़र्क होता है एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन, प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान, और संसद का भंग होना डिसोल्यूशन के बीच में। तो हमें ये सब जानकारी देखने को मिलता है अनुच्छेद 85 यानी कि आर्टिकल 85 के तहत। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और है, आर्टिकल 87 यानी कि अनुच्छेद 87। इसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा जो विशेष संबोधन किया जाता है संसद में, यानी स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू द हाउस, बोथ हाउसेस, तो उसमें हमें ये पता चलता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो महोदय हैं या राष्ट्रपति जो हैं वो कब संसद में अपना विशेष संबोधन देते हैं? तो पहला तो जब आम चुनाव के बाद पहला जो सत्र शुरू होता है उसके पहले दिन राष्ट्रपति जो हैं अपना भाषण देते हैं, या फिर हर साल का जो पहला सेशन होता है उसके पहले दिन आकर, पहले सत्र जो हर साल का पहला सत्र होता है उसके पहले दिन आके राष्ट्रपति जो हैं वो अपना भाषण देते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कब राष्ट्रपति संबोधन करते हैं, ये हमें अनुच्छेद 87 के अंतर्गत पता चलता है। अब सवाल देखिए, सवाल ये है, एक क्वेश्चन है ये पिछले साल का, कि कोई सांसद हैं तो कितने दिनों तक लगातार अगर वो संसद न जाएं तो उनकी सीट को खाली मान लिया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब उनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। सवाल ये है कि बिना अनुमति के कितने दिनों तक
संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी उन्होंने अनुमति नहीं ली लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के चेयरमैन से, और वो लगातार इतने दिनों तक, जितना संविधान में लिखा हुआ है, वो गायब रहे। तो आपको ये बताना है कि कितने दिनों तक अगर वो बिना अनुमति के गायब रहते हैं संसद से, तो उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है इन चार ऑप्शन में? बी, यानी कि अगर कोई सांसद बिना अनुमति के 2 महीने लगातार संसद से दूर रहते हैं, उनकी सीट खाली दिखती है वहाँ, वो कार्यवाही में अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि फिर उनको अयोग्य ठहरा दिया जा सकता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि जब भी हम ये 2 महीना काउंट करेंगे, उसमें अगर उन 2 महीनों के बीच में 4 से अधिक दिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 से अधिक दिनों के लिए संसद स्थगित होता है, यानी कि एडजर्न्ड होता है, तो हम उन 4 से अधिक दिनों को उन 2 महीनों के समय अवधि में नहीं काउंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सांसद हैं 1 मार्च से पूरा अप्रैल के अंतिम तक, 30 अप्रैल तक, यानी 29 अप्रैल तक, क्योंकि 60 दिन हो जाएगा 1 मार्च से 29 अप्रैल तक, तो ये लगभग ये 30 अप्रैल तक या 29 अप्रैल मान लीजिए, तो 29 अप्रैल तक, 1 मार्च से 29 अप्रैल तक वो संसद से दूर रहते हैं, और उन्होंने स्पीकर महोदय से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली थी कि वो 2 महीने दूर रहेंगे किसी काम से। तो ये हो गए टोटल 60 दिन। लेकिन इन 2 महीनों के बीच में अगर 6 दिनों के लिए संसद जो है, संसद सत्र स्थगित था, तो हम इसमें 60 से माइनस कर देंगे 6, यानी कि कुल 54 दिन ही हम मानेंगे पिछले 2 महीने में कि सांसद महोदय 54 दिनों के लिए संसद से दूर थे। यानी अभी भी उनके पास 6 और दिन बचेंगे डिस्क्वालीफाई होने के ग्राउंड को मिलने के लिए। यानी कि अभी भी अगर उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है तो 6 दिन अभी भी उनके पास हैं। तो उसके बीच में भी, उसके बाद भी, अगर मार्च अप्रैल के बाद भी अगर वो चले जाते हैं बीच में, तो उनका 2 महीना लगातार पूरा नहीं होगा और वो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कितने सांसदों की ज़रूरत पड़ती है लोकसभा में अगर आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं? 30, 40, 50 या 60? तो इसमें कम से कम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है अगर वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव है, वो संविधान में इसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। तो संविधान में इस बात को नहीं बताया गया है कि सरकार के विरुद्ध, अगर आप लोकसभा में असंतुष्टि है और आप सरकार के विरुद्ध, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, पूरे मंत्रिपरिषद समूह के विरुद्ध अगर आप अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे? ये सब जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो हमें कैसे पता चलता है कि क्या करना है? सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वाली बात कहाँ से हमें जानने को मिलती है? ये हमें जानने को मिलता है रूल नंबर 198, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा का। यानी यह प्रक्रिया, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली प्रक्रिया है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया है, वो हमें लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम नंबर 198 के तहत पता चलता है। उसी में ये बातें निर्धारित की गई हैं कि कैसी प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब भी आप अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, तो उसे किसी भी तरह की कोई आधार की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्राउंड बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई कारण बताने का आपको उसमें जिक्र करने का ज़रूरत नहीं है कि ये कारण है, इसीलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ला रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है, अगर हम फैक्ट पे बात करें, तो आचार्य कृपलानी जो थे, वो सबसे पहला उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट के खिलाफ। आचार्य कृपलानी ने 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो कि सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यह प्रावधान लिखा गया है कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता? यानी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? तो वो कौन सा है? आर्टिकल 83। और ये कैसे पता चलेगा? अभी हमने आर्टिकल 83 में क्या देखा? ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ सेशन, यानी कि दोनों ही सत्र किस तरीके से चलेंगे, कितने समय के लिए होंगे, उनकी समयावधि के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 83 में ही ये बात बोली गई है कि लोकसभा तो आप भंग कर देंगे,
5 सालों के लिए आप एक बार में लोकसभा को चुनते हैं, लोकसभा भंग हो जाएगी, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है और हर दूसरे साल 1/3 उसके जो सांसद हैं वो रिटायर होते रहते हैं। एक बात और, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के 5 साल पूरे हो गए, तो नॉर्मल परिस्थिति में तो लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, लेकिन अगर देश में इमरजेंसी लागू है तो सांसद जो है जो संसद है वो 1 साल के लिए कानून पास करके 1 साल के लिए और बढ़ा सकता है। एक बार में लोकसभा का जो समय है वो 1 साल के लिए आप और बढ़ा सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर मान लीजिए 5 साल पूरा हो चुका है लोकसभा का, देश में इमरजेंसी है और आपने संसद में प्रस्ताव लाया, कानून लाया, कानून बना के उसको पास कर दिया कि 1 साल और कम से कम लोकसभा जारी होनी चाहिए, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए या लोकसभा अभी 1 साल के लिए भंग नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने तक, अगले 6 महीने के बाद ही देश में इमरजेंसी खत्म हो जाती है। तब लोकसभा सिर्फ अगले 6 महीने के लिए ही जारी रहेगी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा की अवधि को, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस दिन भी देश में इमरजेंसी खत्म होगा उसके ठीक 6 महीने तक ही लोकसभा की अवधि रहेगी, उसके बाद लोकसभा भंग हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने कानून लाया, 5 साल के बाद 1 साल के लिए समय अवधि बढ़ा दिया लोकसभा का, 2 महीने बीते नहीं कि देश में इमरजेंसी खत्म हो गई, तो सिर्फ अगले 6 महीने के लिए और लोकसभा का सत्र, मतलब लोकसभा जारी रहेगा, उसके बाद वो भंग हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सवाल है, एक फैक्चुअल सवाल है कि किस साल राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था, 1950, 1951, 1952 या 1953। तो सबसे पहले 1952 में किया गया था, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो राज्यसभा को 3 अप्रैल 1952 में गठित किया गया था। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि पहली बार राज्यसभा कब मिला, तो पहली बार राज्यसभा मिला 13 मई 1952 में ही। और पहले अपने जो वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो जाहिर सी बात है कि जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वही अपने आप में राज्यसभा के चेयरमैन भी हो जाते हैं। तो राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, जो अपने पहले उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और आपको जो नाम याद रखना है वो एस वी कृष्णमूर्ति राव का नाम याद रखना है। एस वी कृष्णमूर्ति राव जो थे वो पहले डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति थे राज्यसभा के। 1954 में जाकर जो ये लोकसभा और राज्यसभा नाम हम सुनते हैं, तो हाउस ऑफ द पीपल नाम था जिसका नाम किया गया लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था जिसका नाम बदल के किया गया हिंदी में राज्यसभा। तो ये किस साल किया गया, 1954 में। अगला देखिए, अब देखिए कैसे आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो तो आप कैसे शॉर्ट में चीज़ों को लिखेंगे। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89, आर्टिकल 93 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमेशा सवाल आता है। तो आर्टिकल 89 क्या बोलता है, 89 क्या बोलता है कि राष्ट्र की, हमारे देश में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं, यानी कि सभासद, राज्यसभा के जो सभापति हैं, सभासद नहीं सभापति हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं और जो उपसभापति हैं, यानी कि जो चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो चुने जाएंगे, उनके बारे में बताता है। तो ये कौन बताता है, आर्टिकल 89। अब देखिए इसमें यह भी बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो अपने आप ही राज्यसभा के चेयरमैन हो जाएंगे। तो आपको राज्यसभा के चेयरमैन के लिए अलग से चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उपराष्ट्रपति को देश में चुनना है और राज्यसभा के चेयरमैन पे वो अपने आप पदेन हो जाएंगे। इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये हो गया कि अलग से आपको उस पद पे बैठाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। एक पद पे अगर आपने किसी व्यक्ति को बैठाया तो अपने आप वो दूसरे पद का अध्यक्ष हो जाएगा, यही पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जब बात यहाँ पे उठ गई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 63 यानी अनुच्छेद 63 में ये बोला गया है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 64 अगला ही जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 64 है, उसमें ये बात बोली गई है कि जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो अपने आप पदेन अध्यक्ष होंगे राज्यसभा के, सभापति होंगे राज्यसभा के, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ये बात आर्टिकल 64 में भी कही गई है और आर्टिकल 89 में भी कही गई है। उसके बाद आर्टिकल आता है 93 आर्टिकल जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके बारे में बताता है। एक चीज़ और, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी, याद रखिएगा, जब भी लोकसभा भंग होगी तो स्पीकर तुरंत अपना पद नहीं खाली करते हैं। ठीक है, तो स्पीकर अपना पद तुरंत नहीं खाली करेंगे जब तक कि अगला जो चुनाव होने के बाद जो पहला सत्र बनेगा लोकसभा का,
उसके जैसे ही प्रोटेम स्पीकर को आप नियुक्त करेंगे तब जाके लोकसभा के स्पीकर का पद खाली होता है, जो पिछला वाला था। तो जब भी लोकसभा भंग होगा तो अपने आप स्पीकर का पद नहीं खाली किया जाता है, वो जारी रखते हैं। और जब फिर से चुनाव होता है, एक नया लोकसभा इस शुरू होता है, गठन होता है, लोकसभा का गठन होता है, तब उसके जो पहला सत्र होगा, ठीक उस पहले सत्र के पहले लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अपना पद त्याग देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये बताना है कि इस बार के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। 18वां लोकसभा है ये अपना, तो आपको ये बताना है कि प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो कौन थे। आप उनका नाम जरूर बताइएगा और वो कहाँ के थे। चलिए हिंट आपको दे देते हैं, वो उड़ीसा के थे और उनका एक चैनल भी है, उड़िया चैनल। उसके मालिक भी हैं, फाउंडर भी हैं, उसके संस्थापक हैं। आप उनका नाम जरूर बताइएगा। भाजपा के सांसद हैं वो उड़ीसा से। तो प्रोटेम स्पीकर हैं, आप जरूर बताइएगा वो प्रोटेम स्पीकर का नाम उनका क्या है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है आपको। अब प्रोटेम स्पीकर जो चुने जाते हैं उनका दो काम होता है। पहला काम क्या होगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के और जो उपाध्यक्ष हैं, उनका चुनाव अभी हुआ नहीं है। तो पहले उनके चुनाव के पहले सारे सांसद महोदय, जितने भी सांसद हैं, उनको एक तरीके से अ, उनका शपथ ग्रहण करवाने का काम वो करते हैं। और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनने में मदद करवाते हैं। जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं तो फिर प्रोटेम स्पीकर खाली कर देते हैं। और नया जो लोकसभा का सत्र होता है उसके पहले सेशन के ही जो स्पीकर होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर हम कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी एक सांसद को, जो सीनियर मोस्ट, आमतौर पे क्या होता है कि जो सबसे सीनियर सांसद हैं उन्हीं को ही राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं प्रोटेम स्पीकर के पद पर, कि अब आप जो है संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाइए, जितने भी सांसद हैं इनका शपथ ग्रहण करवाइए और इन्हीं लोगों के बीच में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवा दीजिए। तो जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप खाली हो जाता है, वो पोस्ट खाली कर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉलिटी में, पार्लियामेंट में। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर हम बिल्स के ऊपर बात करेंगे। एक चीज़ और, जब यहाँ पे बात स्पीकर की हो ही गई है, एक देखिए अनुच्छेद 108 है, आर्टिकल 108। ये किससे रिलेटेड है, ये जॉइंट सीटिंग से रिलेटेड है। मतलब संयुक्त बैठक होती है जब लोकसभा और राज्यसभा की साथ में साधारण बिल के ऊपर, मनी बिल या फाइनेंस बिल के ऊपर नहीं, तब एक जॉइंट सीटिंग बैठाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जॉइंट सीटिंग के लिए कौन बुलाता है। तो ये जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, जब बिल को पास करने को लेकर असहमति होती है तो दोनों लोगों की संयुक्त बैठक होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है इस बैठक को। ये किसमें बोला गया, अनुच्छेद 108 में। और इसकी अध्यक्षता जो करेंगे जॉइंट सीटिंग की, संयुक्त बैठक की, वो होंगे स्पीकर। तो अध्यक्षता कौन करेंगे, स्पीकर। अगर मान लीजिए स्पीकर खाली हैं पद, वो कहीं गए हुए हैं या फिर उनका तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी कारण है जिसकी वजह से वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पा रहे हैं, तब इनकी जगह उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर है, वो आके बैठेंगे। अगर मान लीजिए कि दोनों ही लोग मौजूद नहीं है, फिर कौन बैठेगा, फिर क्या राज्यसभा का चेयरमैन बैठेंगे, नहीं, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन सिर्फ राज्यसभा का चेयरमैन नहीं है, वो राज्यसभा के मेंबर हैं ही नहीं, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति होने की वजह से वो पदेन अध्यक्ष थे, राज्यसभा के सभापति बन चुके थे। तो हमें तीसरे उस व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो दोनों ही नहीं है, तो फिर आप राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, जो डिप्टी चेयरमैन हैं, उनको आप संयुक्त बैठक में अध्यक्षता करने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एजर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। बाकी हम लोग एक दो पार्ट और होगा अच्छे से, और बाकी संसद को रिवाइज कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी के वो हम लोग देख लेंगे। बाकी आप लोग जो टॉपिक है पढ़ते रहिएगा, जो टारगेट आपको दिया जा रहा है उसको करते हुए चलिए, धीरे धीरे करके आपका टारगेट पूरा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।